हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श ऑनलाइन स्टडी पॉइंट पर। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट यानी कि वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो क्वेश्चन विगत वर्षों में लगातार पूछे गए हैं एवं बोर्ड परीक्षा 2023 में इन प्रश्नों के आने की संभावना 100% है। तो इस सीरीज में हमारा पहला क्वेश्चन है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा में 2019, 16, 14, 13, 12, 11 में यानी कि लगातार पिछले वर्षों में पूछा गया है। तो आइए इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। तो इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर डाल लेते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। तो हम हेडिंग लगाएंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो हम सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। तो आइए हम समझते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो जब दो बराबर एवं विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे जाते हैं तो ये निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। हमने मान लिया कि हमारे पास दो बिंदु हैं। इस बिंदु पर एक आवेश रखा है -q तथा दूसरे बिंदु पर इसी के बराबर एवं इसके विपरीत आवेश +q रखा है, और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी अत्यंत अल्प है, जिस दूरी को हम 2l लेते हैं। तो ये निकाय जो है ये कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव। अब हम समझते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो इस वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, ये भी समान आवेश होता है, ये दोनों समान आवेश होते हैं, प्रकृति में विपरीत होते हैं। तो इसमें से किसी एक आवेश तथा इनके दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं, और इसे हम तो दोस्तों इसका हमारा नेक्स्ट पार्ट है, अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो हमने यहाँ पर हेडिंग लगा लिया है, अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले इस डेरिवेशन के लिए हम चित्र बनाते हैं। तो सबसे पहले हम वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। तो ये हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव है। यहाँ पर हम एक +-q आवेश लेते हैं और एक +q आवेश लेते हैं एवं उनके बीच की अल्प दूरी जो है उसे 2l मानते हैं। तो मैं इस वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु O मान लेता हूँ। इस O के इधर दूरी l है और दूसरी ओर भी दूरी l होगी। तो कुल मिलाकर दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी जो होगी वह 2l होगी। अब हमने मान लिया इसके मध्य बिंदु O से इसकी अक्ष इधर को होगी और इधर को होगी। तो हम इसके दाईं ओर इसकी अक्ष लेते हैं और इसकी अक्ष पर एक बिंदु P लेते हैं, जिसकी इसके मध्य बिंदु से जो दूरी है वह R है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित बिंदु P लेते हैं। इस बिंदु P पर हमें अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम +q एवं -q आवेशों से बिंदु P की दूरियां देख लेते हैं। तो ये दूरी r है और ये दूरी l है। तो +q आवेश से दूरी जो होगी वह r - l हो जाती है, और -q आवेश की बिंदु P से दूरी जो है वह ये दूरी r है और ये दूरी l है। तो ये पूरी दूरी जो होगी वह r + l हो जाती है। तो अब हम देखते हैं कि +q आवेश के कारण तीव्रता क्या होगी बिंदु P पर, और -q आवेश के कारण तीव्रता क्या होगी। तो बिंदु P पर तीव्रता देखने के लिए हम यहाँ पर एक अल्पतम परीक्षण आवेश Q0 को लाते हैं। तो इस Q0 पर ये +q आवेश विपरीत दिशा में बल लगाता है, इस ओर बल लगाता है। तो +q आवेश के कारण जो तीव्रता होगी वो इस ओर होगी, और उस तीव्रता को हम E1 मान लेते हैं। और इसी प्रकार -q आवेश के कारण जो तीव्रता होगी वह -q आवेश इस परीक्षण आवेश प्लस के आवेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो -q आवेश के कारण जो तीव्रता है वह E2 मान लेते हैं, और उसकी दिशा इस ओर होगी। E2 की दिशा इस ओर होगी, क्योंकि ये -q आवेश प्लस आवेश को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में होती है। तो अब इसकी थ्योरी में लिख देता हूँ, एक बार दोबारा से बता दूंगा फिर मैं। तो माना 2l लंबाई का कोई वैद्युत द्विध्रुव है
जिसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके आगे हम लिखते हैं माना प्लस Q एवं माइनस Q आवेशों से बिंदु P की दूरियां क्रमशः R-L तथा R+L हैं। दोस्तों प्लस Q आवेश से जो बिंदु P की दूरी है वह R-L है एवं माइनस Q आवेश से बिंदु P की दूरी R+L है। तो आगे हम लिखते हैं यदि प्लस Q एवं माइनस Q आवेशों के कारण तीव्रताएं E1 व E2 हों तो E1 का मान हम देखते हैं और E2 का मान क्या होगा। उससे पहले एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूं, बता देता हूं। माना 2L लंबाई का कोई वैद्युत द्विध्रुव है जिसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस बिंदु P की प्लस Q आवेश से दूरी जो है वह R-L है और माइनस Q आवेश से बिंदु P की जो दूरी है वह R+L है। चूंकि ये दूरी R है और ये दूरी L है तो ये R+L हो जाएगी, और ये दूरी R है और ये दूरी L है तो इतनी दूरी R-L हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि प्लस Q एवं माइनस Q आवेशों के कारण तीव्रताएं E1 व E2 है। प्लस Q आवेश के कारण तीव्रता E1 है व माइनस Q आवेश के कारण तीव्रता E2 है। तो जो हम देखते हैं कि E1 का मान क्या होगा, तो E1 बराबर जो हमारा होगा, तो हमें पता है किसी बिंदु आवेश के कारण जो तीव्रता होती है वो E बराबर 1/4πε0 Q/r² होती है। तो इस फार्मूले के अनुसार जो हमारी तीव्रता हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी 1/4πε0। जो E1 तीव्रता है वो प्लस Q आवेश के कारण है, तो हम प्लस Q आवेश से बिंदु P की दूरी देखते हैं R-L है, तो यहाँ पर R के स्थान पर यहाँ R-L लगाया जाएगा। तो हम यहाँ लगा देते हैं R-L का होल स्क्वायर और इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक इसी प्रकार हम E2 का मान ज्ञात करते हैं। तो जो E2 तीव्रता है वो माइनस Q आवेश के कारण है, तो हम देख लेते हैं कि माइनस Q आवेश से बिंदु P की दूरी R+L है, तो यहाँ पर R के स्थान पर R+L लगेगा। तो जो E2 का मान हो जाता है हमारा वो 1/4πε0 Q/r+L का होल स्क्वायर के बराबर हो जाता है। इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब ये पूरा बोर्ड पूरा भर चुका है दोस्तों, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे इसको हम मिटा के इसके आगे हल कर सकें। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो मैं इसको मिटा देता हूं। तो हमारी प्लस Q आवेश के कारण तीव्रता E1 ये रही और माइनस Q आवेश के कारण तीव्रता E2 का मान ये है। तो हम यहाँ पर अब लिखते हैं कि E1 व E2 के कारण जो कुल तीव्रता होगी यानी कि परिणामी तीव्रता होगी वो क्या होगी। तो हम यहाँ लिखते हैं परिणामी तीव्रता E बराबर, तो हमें पता है कि E1 व E2 दोनों सदिश राशियाँ हैं और सदिश राशियों को घटाने का नियम है कि बड़े वाले सदिश में से हमेशा छोटा वाला सदिश घटाया जाता है। तो हम यहाँ में से E बराबर हमारा जो हो जाएगा वो E1 माइनस E2 हो जाएगा, क्योंकि जो E1 जो है वह ग्रेटर देन है E2 से, इसलिए अब यहाँ पर E1 और E2 का मान हम यहाँ से लगा देते हैं। तो E बराबर हमारा हो जाएगा 1/4πε0 Q/r-L का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 Q/r+L का होल स्क्वायर। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। इसके आगे हम इसको हल करते हैं, तो हमारा E का मान जो बराबर हो जाता है इन दोनों में से
ऊपर से q कॉमन आ जाता है और नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, तो हम ये कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पर जो हमारा बचता है ऊपर 1 बचता है और नीचे r माइनस एल का होल स्क्वायर बचता है, इसको लिख लेते हैं। माइनस यहाँ पर भी 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर हमारा बचता है। अब इसको हल कर लेते हैं हम। E बराबर q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों का एलसीएम जो हमारा है वह r माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू r प्लस एल का होल स्क्वायर के बराबर आ जाता है। और इसके ऊपर इस मार्कर में इंक ख़त्म हो गई है तो मैं काले पेन से लिख देता हूँ। अब r माइनस एल के होल स्क्वायर से r माइनस एल का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर जो हमारा बचेगा वो r प्लस एल का होल स्क्वायर बचता है और यहाँ माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। r प्लस एल के होल स्क्वायर से r प्लस एल का होल स्क्वायर ख़त्म हो जाता है और r माइनस एल स्क्वायर की 1 से गुणा करते हैं, तो यहाँ हमारा आ जाता है r माइनस एल का होल स्क्वायर। इसके आगे हम इसको हल करते हैं q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसको हम व्यंजक को खोल देते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो यहाँ हो जाएगा r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2r इंटू एल। इसी प्रकार इस व्यंजक को खोल देते हैं r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2r इंटू एल, और इसके नीचे वाले व्यंजक को हल कर देते हैं। यहाँ r माइनस एल का होल स्क्वायर है, यहाँ भी r प्लस एल का होल स्क्वायर है, तो इनको एक साथ लिख देते हैं r माइनस एल इंटू r प्लस एल दोनों का होल स्क्वायर। यहाँ ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। इसके आगे दोस्तों हम यहाँ हल करते हैं, तो हमारा e बराबर हो जाता है, यहाँ से इस दोनों व्यंजक को हम यहाँ माइनस का ये ब्रैकेट को खोल देते हैं, तो e बराबर हमारा बचता है q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, और यहाँ हमारा आ जाता है माइनस का r स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का l स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस का 2rl, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनस r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl। इसके अपॉन में जो हमारा बचता है वो हमारा r माइनस एल का होल स्क्वायर और r प्लस एल का होल स्क्वायर, तो इसे हम a माइनस बी a प्लस बी से कर सकते हैं हल, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हमारा आ जाता है। इसके आगे क्या आएगा देखते हैं, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से हमारा r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, जो ऊपर हमारा बचता है वो 4rl बचता है और यहाँ r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर बचता है। तो इसको अब एक निश्चित क्रम में हम लिख लेते हैं। तो आई होप आपने ये लिख लिया होगा, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो इसके आगे हम इसको एक निश्चित क्रम में लिख लेते हैं। e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख लेते हैं और इस q को इसके गुणा में लिख लेते हैं। हम यहाँ लिख लेते हैं q इंटू, इसमें से 2l को अलग लिख लेते हैं और इसमें से 2r को अलग लिख लेते हैं, और ये चूँकि पूरा 2 दूनी 4rl है तो इसलिए हमने इसको अलग अलग लिख लिया है। और नीचे वाले को भी लिख लेते हैं r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो चूँकि दोस्तों हमें पता है कि q इंटू 2l बराबर होता है वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण p के, चूँकि q गुणा 2l बराबर p के होता है, तथा जो l दूरी होती है वो लेस देन होती है r से, इसलिए l का जो स्क्वायर होगा यहाँ पर वो और भी ज़्यादा छोटा होगा r स्क्वायर से, इसलिए हम इस l स्क्वायर को छोड़ देते हैं, यानी कि इसको निगलेक्ट कर देते हैं। तो हमारा यहाँ पर e बराबर बचता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q गुणा 2l p के बराबर हो जाता है और यहाँ 2r बचता है, और इसके नीचे हमारा बचता है, इस l स्क्वायर को हम छोड़ देंगे, r स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये बराबर हमारा हो जाता है e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p गुणा 2r अपॉन r की पावर 4। यहाँ से एक r से एक r हमारा कैंसिल हो जाता है, तो हमारा जो फाइनल आंसर आता है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 की p से गुणा हो जाती है तो यहाँ बचता है 2p अपॉन में, यहाँ एक r कैंसिल हो गया तो r की पावर 3 यहाँ बचेगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है, यानी कि ये जो व्यंजक है
वह अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ संपूर्ण हल हो जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन लगातार पूछा गया है और इस साल 2023 की बोर्ड परीक्षा में इस प्रश्न के आने की संभावना 100% है, इसलिए आप इसको बहुत ध्यानपूर्वक कर लीजिए। तो दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए तथा इसके आधार पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। एक क्वेश्चन उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा में 2018, 17, 14, 12 तथा 11 में पूछा गया है, यानी कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इस साल इसके आने की संभावना भी बहुत ज़्यादा अधिक है। तो इसको हम हल करते हैं। आइए तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को हल करते हैं जो हमारा है एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण के लिए व्यंजक। तो हम यहाँ पर हेडिंग लगा लेते हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण। तो सबसे पहले इसका हम चित्र देखते हैं। आइए तो हम यहाँ पर ले लेते हैं, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र है जिसकी दिशा दाईं ओर से बाईं ओर से दाईं ओर है। तो ये हमने एक समान वैद्युत क्षेत्र बना लेते हैं। ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है, एक समान वैद्युत क्षेत्र हम मान लेते हैं ई है। इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक हम द्विध्रुव लेते हैं जो थीटा कोण पर रखा गया। तो हम इसको मान लेते हैं ये वैद्युत द्विध्रुव चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाता है। अब इस द्विध्रुव के एक आवेश इसका प्लस क्यू होगा एवं दूसरा आवेश माइनस क्यू होगा। तो ए वाला आवेश हम मान लेते हैं प्लस क्यू है एवं ए वाला आवेश माइनस क्यू है। अब हम इस प्लस क्यू आवेश पर बल किधर को लगेगा ये देखने के लिए हम क्या करते हैं, जो वैद्युत क्षेत्र है वो बाईं ओर से दाईं ओर है, इसीलिए इस ओर प्लस का आवेश रहा होगा एवं इसके दूसरी ओर माइनस आवेश रहा होगा। चूँकि जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो प्लस आवेश से माइनस आवेश की ओर होती हैं, इसलिए हम देखते हैं कि इस प्लस आवेश पर ये प्लस का जो आवेश होगा वो इधर को बल लगाएगा, इसलिए इस प्लस क्यू आवेश पर बल इधर की ओर लगेगा और उस बल का मान E बराबर F अपॉन Q के अनुसार जो F होगा वो Q इंटू E के बराबर होगा। तो इस आवेश पर बल लगेगा Q इंटू E और इसी प्रकार इस माइनस आवेश पर बल लगेगा माइनस का Q इंटू E। तो हम यहाँ पर उस बल को दिशा दर्शा देते हैं। इस माइनस क्यू आवेश को ए प्लस क्यू आवेश अपनी ओर आकर्षित करेगा, इसीलिए इस माइनस क्यू आवेश पर माइनस क्यू ई बल इस ओर लगेगा। चूंकि ये बल परस्पर विपरीत हैं एवं इनका परिमाण बराबर है तो एक बलयुग्म का निर्माण करेंगे और उस बलयुग्म का आघूर्ण का मान हमें ज्ञात करना है। अब आइए हम इस पॉइंट से यहाँ पर एक लंब बना देते हैं और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ए, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं बी और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं सी। तो अब इसको ए समझाने के लिए था तो इसको मैं मिटा देता हूँ। तो यहाँ पर हम त्रिभुज जो ए सी बी बन रहा है समकोण त्रिभुज, उसमें ये जो लंबवत दूरी है ये दोनों बल हैं, इनकी क्रिया रेखा, इस बल की क्रिया रेखा ये वाली है और इस बल की क्रिया रेखा ये वाली है। तो इन दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी यानी कि ये वाली जो दूरी है वो ज्ञात कर लेते हैं। तो जो बी सी होगी वो लंबवत दूरी वो इस समकोण त्रिभुज में हम देखते हैं, इसमें जो साइन थीटा बराबर होगा वह होगा लंब बटे कर्ण। तो इसका लंब हमारा बी सी है, हम यहाँ लिखते हैं बी सी अपॉन में जो हमारा कर्ण है वह ए बी है, वह ए बी है। तो दोनों ये जो आवेश होते हैं यानी कि वैद्युत द्विध्रुव होता है, इनके दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l होती है। तो ये दूरी 2l है, तो हम यहाँ पर रख देते हैं, हमें बी सी ज्ञात करना है, बी सी यहाँ पर रख देते हैं 2l और ये हो जाएगा साइन थीटा। तो यहाँ से हमारा जो बी सी का मान आ जाता है वो आ जाता है 2l साइन थीटा, यानी कि इन दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी जो बी सी है उसका मान 2l साइन थीटा आ जाता है। अब यहाँ पर हम इसको हल करते हैं, एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। 2l लंबाई का कोई वैद्युत द्विध्रुव है जो एक समान वैद्युत क्षेत्र E में रखा गया है।
इसके प्लस क्यू आवेश पर क्यू ई बल इस ओर लग रहा है तथा माइनस क्यू आवेश पर क्यू ई बल इस ओर लग रहा है। ये दोनों बल एक दूसरे के विपरीत हैं एवं परिमाण में बराबर हैं, इसलिए यह एक बलयुग्म का निर्माण करते हैं। तो आइए अब इसका मैं थ्योरी लिख देता हूँ यहाँ पर। माना 12 लंबाई का वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा गया है। इसके दोनों आवेशों पर लगने वाले बल QE एक दूसरे के विपरीत हैं, जो एक बलयुग्म का निर्माण करते हैं। अतः द्विध्रुव पर कार्यरत बलयुग्म का आघूर्ण जो हमारा P बराबर हो जाता है, P बराबर वो हमारा टाउ बराबर होता है, जो बराबर हमारा हो जाता है एक बल गुणा बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। तो दोस्तों हमने इन दोनों बलों यानी कि QE और ये माइनस का QE बल है, इनके बीच इनकी क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी ज्ञात कर ली है, जो BC है, जो 12 sin थीटा के बराबर है। तो मैं इसको डिनोट कर देता हूँ, ये हमारी 12 sin थीटा के बराबर है। तो अब यहाँ पर हम मान रख देते हैं टाउ बराबर, चूंकि दोनों बल बराबर हैं तो इनमें से किसी एक बल का मान रख देते हैं Q × E, और दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी 12 sin थीटा है। तो हम इसको एक निश्चित क्रम में लिख लेते हैं, Q × 12 × E sin थीटा। अब दोस्तों चूंकि हम जानते हैं, चूंकि Q × 12 जो हमारा होता है वो बराबर P के होता है, इसीलिए जो टाउ होगा हमारा वो बराबर हो जाता है PE sin थीटा के, और ये हमारा व्यंजक आ जाता है एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण के लिए ये हमारा व्यंजक आ जाता है। अब आप इसको नोट कर लीजिए, या आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम इसके आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसके आधार पर वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की परिभाषा लिखते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो अब मैं इसको मिटा देता हूं। तो हमारा व्यंजक दोस्तों जो है वो ये आ जाता है कि टाउ इज इक्वल टू PE sin थीटा। इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ। हमारा व्यंजक जो आया है वो टाउ इज इक्वल टू आया है PE sin थीटा के बराबर। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यदि थीटा बराबर 90 डिग्री होता है
तो इस वॉल्यूम के आघूर्ण का मान अधिकतम होगा जो P इंटू ई के बराबर होगा। तो जो हमारा टाउ है उसका मान मैक्सिमम हो जाता है और वो P इंटू ई के बराबर होता है। तो टाउ का मान मैक्सिमम हो जाता है जो P इंटू ई के बराबर होता है। यहाँ से हम देखते हैं कि जो P का मान हो जाएगा वो हो जाएगा टाउ मैक्सिमम अपॉन ई। तो यहाँ पर हम इसके आधार पर ये वैद्युत द्विध्रुव जो है इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P है, इसकी परिभाषा हम लिख सकते हैं। यहाँ पर हम मान लेते हैं यदि E बराबर 1 न्यूटन प्रति कूलाम, यदि E बराबर 1 न्यूटन प्रति कूलाम हो तो हमारा जो P का मान हो जाता है वो टाउ मैक्सिमम के बराबर हो जाता है। तो इसके अनुसार हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखते हैं, यानी कि जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव है वह 90 डिग्री पर स्थित हो तो जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो अधिकतम बल आघूर्ण के बराबर होता है। इसी परिभाषा को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि किसी द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उस अधिकतम बल आघूर्ण के बराबर होता है जो 1 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में लंबवत रखे हुए वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत होता है। तो इसकी परिभाषा देखिए हमारी हो जाती है, किसी द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उस अधिकतम बल आघूर्ण के बराबर होता है, उस टाउ मैक्सिमम के बराबर है। ये क्या है हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये टाउ मैक्सिमम यानी कि अधिकतम बल आघूर्ण के बराबर है जो 1 न्यूटन प्रति कूलाम, यानी कि जब ई का मान 1 न्यूटन प्रति कूलाम हो के वैद्युत क्षेत्र में लंबवत रखे हुए, यानी कि जो थीटा हो वो 90 डिग्री हो, यानी कि जो वैद्युत द्विध्रुव हो वह 90 डिग्री पर रखा हो, वैद्युत क्षेत्र में लंबवत रखे हुए वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत होता है। यानी कि जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो ऐसे बल आघूर्ण के अधिकतम बल आघूर्ण के बराबर होता है जो 1 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में रखा हो और कैसा रखा हो, थीटा बराबर 90 डिग्री यानी कि लंबवत रखा हो। तो ये हमारी परिभाषा हो जाती है किसके आधार पर, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले वॉल्यूम के आघूर्ण के आधार पर हमारी वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा हो, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की हमारी ये परिभाषा हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का ये कंप्लीट आंसर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और इसी प्रकार की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। इसके बाद हम चैप्टर 2 की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो लेकर आएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।